हेलो स्टूडेंट्स, मेरे बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, ये टॉपिक मैंने आपके सेकंड पेपर के लिए तैयार किया है, जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है, जो कि आपको परीक्षा के लिए तैयार करना है। और वैसे भी नॉलेज की दृष्टि से भी देखें तो जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सामान्यतः सभी ने सुना होगा कि ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दी। दादा भाई नौरोजी हमारे बहुत ही मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे, वृद्ध स्वतंत्रता सेनानी। स्लाइड में आपको उनका फोटो भी मैंने लगाया है ताकि आप पहचान सकें कि वो किस तरह के दिखाई देते थे। तो सही है, ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने ही दी। लेकिन हम जनरली उसको बहुत ही संकुचित वे में जानते हैं। हम ब्रेन ड्रेन थ्योरी जानते हैं कि भाई जो भी लोग पढ़े लिखे और पढ़ने लिखने में होशियार थे वो सब देश से बाहर चले जाते थे, और हम कहते हैं आज भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन आपके सिलेबस में जो मेन थ्योरी है वो है इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, द थ्योरी ऑफ ड्रेन। कौन सा? इकोनॉमिक ड्रेन, यानी कि भारत से धन संपत्ति जो है वो किस तरीके से ब्रिटिश काल के दौरान भारत से बाहर चली गई बिना हमें कोई लाभ पहुंचाए। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का उन्होंने शोषण किया, और किसी न किसी तरीके से वो हर बार हमारे धन और संपत्ति को हमारे देश से बाहर खुद के देश में ले जाते रहे। और ये जो टॉपिक है वो इन दिनों बहुत ही रेलेवेंट है। पिछले 4-5 सालों में ये बात फिर से उठ रही है, कुछ महानुभावों की वजह से, जिन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि भारत से, मतलब उनका रिसर्च वर्क भी कहता है, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, और सर्वसाधारण का ध्यान ब्रिटेन के लोगों का भी और हमारे हिंदुस्तान के लोगों का भी, कि किस तरीके से कितना पैसा, कितनी मनी उस समय भारत से बाहर ड्रेन हो गई, या ब्रिटिशर्स के द्वारा ले जाई गई वह राशि। या तो हमें उसका क्षतिपूर्ति की जाए, अथवा कम से कम माफी तो मांगनी ही चाहिए उनके शासकों को। इस तरह की मांग जो है वो पिछले 3-4 साल में काफी उठी है। तो इसलिए यह टॉपिक और भी ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है। इसमें हम अपडेट पॉइंट्स देंगे जिससे कि आपकी बात का वजन बहुत बढ़ जाएगा। तो द थियरी ऑफ ड्रेन, इट्स प्रॉस एंड कॉन्स, ये होते हैं इनकी मतलब अच्छी बातें या बुरी बातें या जो भी हैं। तो सबसे पहली स्लाइड जो खुली है मैंने उसमें थोड़ा इंग्लिश में भी लगा दिया है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, और उसका हिंदी अनुवाद भी लिख दिया है कि भले ही दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं और विल डुरंट जैसे लेखकों ने अपने शासन के दौरान अपने ब्रिटिश आकाओं द्वारा भारत पर लगाए गए विशाल आर्थिक ड्रेन के बारे में बहुत पहले ही प्रकाश डाला था, लेकिन भारत के लिए ब्रिटिशों से उसी के लिए पुनर्विचार करने के लिए एक चर्चा शुरू हो गई। और यह चर्चा शुरू कब हुई? जब भारत के ही एक कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने पहली बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक भाषण दिया इस संदर्भ में, और उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। तब उन पर कुछ प्रकाशकों ने जोर डाला, तो उन्होंने अपने इन विचारों को एक पुस्तक का रूप भी दिया, और उस पुस्तक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो ये बहुत ही प्रभावशाली पुस्तकों में से एक बन गई है, बेस्ट सेलर में से एक बन गई है। आपको कभी मौका मिले तो इसे पढ़िएगा। नेक्स्ट जो इसमें योगदान दिया इस विचार को आगे बढ़ाने में, वो ये जो फोटो आप दिखाई दे रहे हैं वो हैं मैडम उत्साह पटनायक। इन्होंने भी एक रिसर्च किया सेम टॉपिक पे कि कितना धन जो है वो ब्रिटिश काल के दौरान भारत से बाहर ड्रेन हो गया ब्रिटिशर्स की
नीतियों की वजह से, लाभ कमाने वाली पॉलिसी की वजह से। तो उन्होंने अपने इस रिसर्च में ध्यान आकृष्ट किया है। रिसेंटली अनदर रिसर्च बाय युत्सा पटनायक which has been published by the Cambridge University Press has argued that the British owed $45 trillion to India for their economic drain. This, when continued to lie through their teeth that India was actually a drain of their on their economy. मीनिंग सिर्फ इसका इतना है कि इंडिया से लगभग लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर आज की यदि हम विनिमय दर के हिसाब से बात करें तो खरबों डॉल मतलब रुपयों से भी ज़्यादा अमाउंट ये निकलेगा, क्योंकि मिलियन और बिलियन और उसके बाद ट्रिलियन होता है। तो आप ज़रूर एक होमवर्क दे देती हूँ आपको कि 1 ट्रिलियन में भारतीय मानकों के हिसाब से कितने रुपए होते हैं, तो फिर 45 ट्रिलियन डॉलर में कितने रुपए होंगे। तो ये आपका असाइनमेंट है इस वीक का। हम वापस टॉपिक पे आ जाते हैं कि ये दो लोग ऐसे रहे, शशि थरूर और उत्साह पटनायक, जिनके रिसर्च या जिनके भाषण की वजह से यह टॉपिक उठा कि कितना इकोनॉमिक ड्रेन हुआ और ब्रिटिशर्स को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन हम जो परीक्षा की दृष्टि से जो हमारे टॉपिक है, हम उस पर वापस आ रहे हैं, वो है धन निष्कासन सिद्धांत, इकोनॉमिक ड्रेन थियरी। तो भारत में ब्रिटिश शासन के समय, अब आपको डिफाइन करना आ जाए मान लीजिए 2 नंबर का, तो हमें 50 शब्दों में या 50 शब्दों में देना होगा। तो हम कैसे देंगे, किसे कहते हैं धन निष्कासन सिद्धांत? तो हम इसको डिफाइन कर देंगे कि भारत में जब ब्रिटिश शासन चल रहा था उस समय भारतीय उत्पाद यानी इंडियन प्रोडक्शन का वह हिस्सा जो भारतीय जनता को भोग के लिए प्राप्त नहीं हो रहा था और राजनीतिक कारणों से उसका प्रवाह यानी उसका ड्रेन इंग्लैंड की तरफ हो रहा था, और जिसके बदले में भारत को लगभग लगभग लाभ के रूप में कुछ नहीं मिल रहा था, उसे ही आर्थिक निकासी या धन निष्कासन या ड्रेन ऑफ वेल्थ की संज्ञा दी गई। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सर्वप्रथम है ना आर्थिक निकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया। उन्होंने इसे एक नाम दिया एविल ऑफ एविल्स, यानी बुराइयों से भी बुरी बात है धन निष्कासन जो भारत से ब्रिटिश की तरफ हो रहा था। 1905 में उन्होंने कहा था धन का बहिर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है। यह उनका कोटेशन है दादा भाई नौरोजी का। तो जीके की दृष्टि से ये सारी बातें आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी पुस्तक का नाम आया है जैसे कि है ना, थ्योरी का नाम है जो क्या वो कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, है ना। 1905 में उन्होंने कहा धन का बहिर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीयों की निर्धनता का वह मूल कारण है। यहाँ तक कि रमेश चंद्र दत्त, महादेव गोविंद रानाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले जैसे स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी विचारकों ने भी धन के निष्कासन की इस प्रक्रिया पर अपने अपने भाषणों या लेखों के माध्यम से लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। इनके अनुसार सरकार जो है, किन के अनुसार, इन तीनों के जो नाम हमने लिए हैं, इन तीनों के लेखों में विशेष बात क्या दिखाई दी कि सरकार जो ब्रिटिश सरकार है वो अपनी सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च करने के स्थान पर एक ऐसे मद में व्यय करती है जो प्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवादी सरकार के हितों से जुड़ा हुआ है। सिंचाई योजनाओं में जहां निवेश की जरूरत थी उस समय भारत को, क्योंकि भारत का 90% से ज्यादा जो श्रम शक्ति है और जो सारा भूभाग है वो कृषि पे आश्रित था और कृषि को सिंचाई सुविधाओं की अत्यंत आवश्यकता थी। सिंचाई सुविधाओं के बारे में देश में असमानताएं पाई जाती थी, कहीं ज़्यादा नदियां थीं और कहीं बिल्कुल नहीं थी। तो इस तरीके से सिंचाई परियोजनाओं को बनाने की आवश्यकता थी जिसमें बड़े निवेश की ज़रूरत थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया बल्कि ऐसी चीज़ों पर ध्यान दिया जैसे नील की खेती करवाई उन्होंने,
कपास की खेती करवाई उन्होंने, क्योंकि उनके यहाँ औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, मशीनीकरण हो चुका था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पनप चुकी थी। तो उनको कच्चा माल जो चाहिए था वो नील और कपास था, है ना। नील से वो रंग बनाते थे और कपास से वो कपड़े बनाते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने व्यापारिक हितों वाली वस्तुओं के, कच्चे माल के निर्माण में धन या निवेश किया, जबकि जिनकी हमें आवश्यकता थी उन पर उन्होंने निवेश नहीं किया। तो उन्होंने कृषि का विकास भी उन एरिया में ही कर लिया जहां पानी की बहुतायत थी या पानी की जरूरत थी। बाकी जितना भी 60 to 70% हिस्सा था भारत का, वो बंजर और मरुस्थल के रूप में ही पड़ा रह गया। यदि वो इन क्षेत्रों पर भी ध्यान देते तो भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाती कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट है आर्थिक निकास के मुख्य तत्व थे। अंग्रेज जो थे वो प्रशासनिक व सैनिक अधिकारियों के वेतन भत्ते हमारे पैसों से दिए जाते थे। यानी जितने भी अंग्रेज अधिकारी भारतीय भूभाग में उनके लिए काम करते थे, जबकि उनकी तनख्वाहें हम देते थे। भारत द्वारा विदेशों से लिए गए ऋणों के ब्याज, यानी उस समय ऋण कौन ले रहा है? ब्रिटिश सरकार थी। भारत के नाम पे ऋण कौन ले रही है? वो खुद ही ले रही है। और उसका ब्याज भुगतान कौन कर रहा है? भारत खुद कर रहा है। भारत की जनता पर टैक्स आदि का बोझ बढ़ाकर उन ऋणों का ब्याज भुगतान किया जाता था। उनके लिए जो भी सैन्य विभाग गठित किए गए, उन, है ना, ब्रिटिश सुरक्षा के लिए, नहीं, ब्रिटिशर्स की सुरक्षा के लिए, उन सैन्य अधिकारियों, उनका सारा खर्चा वो भी हमारी सरकार, हमारी जनता द्वारा ही दिया जाता था। और इस तरीके से विदेशी बैंकों, बीमा लाभांश आदि जितना भी लाभांश वो खुद ले जाते थे, और जितना भी खर्चा करना होता था वो हमारे ऊपर टैक्स के रूप में डाल दिया जाता था। तो इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, फाइनली क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा इन सब विचारकों के हिसाब से। तो आपके सामने स्लाइड में जैसा कि दे रखा है, भारतीय धन जो है वो यहाँ से निकलकर इंग्लैंड जाने से भारत में पूंजी निर्माण कम हो गया, और पूंजी का संग्रह भी नहीं हो सकता था, क्योंकि पूंजी तो बाहर चली जाती थी। आप पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को यदि आप समझते होंगे तो आपको पता चलेगा कि पूंजी संग्रह करने से ही पूंजी निर्माण संभव होता है। यहाँ पूंजी निर्माण का मतलब ये नहीं है कि हमने रुपयों के ढेर लगा लिए, ज्यादा ज्यादा रुपए इकट्ठे कर लिए कमरे में, ऐसा नहीं है। पूंजी निर्माण है देश में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, और मशीनी अधिक से अधिक मशीनें या तकनीक या R&D पे खर्च करना, ताकि देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। तो उसके लिए प्रथम निवेश की आवश्यकता होती है, निवेश के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो मुद्रा जब यहाँ टिकी नहीं रही, जब बाहर चली जा रही है सारी की सारी, तो पूंजी निर्माण भारत का बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। हुआ क्या इससे? वहां जो औद्योगिक क्रांति आ गई थी उसमें पैसा मिलता गया, क्योंकि पैसा यहाँ से उधर ड्रेन हो रहा था, उनका फलीभूत हो गया विकास, और हमारा विकास जो है वो पिछड़ गया। तो इस तरीके से इस धन के निकास से भारत में रोजगार तथा आय की संभावनाओं पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, और धन का यह अपार निष्कासन जो था वो भारत को अंदर ही अंदर कमजोर बनाता जा रहा था। ऐसा इन विचारकों ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से बताया है। सम मोर फैक्ट्स अबाउट इकोनॉमिक ड्रेन फ्रॉम इंडिया, कुछ और तथ्य आप जिसमें आंकड़े वगैरह भी दे सकते हो, क्योंकि सेकंड पेपर जो आपका है वो इस तरह का है कि बिना आंकड़ों का संपुट दिए अगर आप आंसर लिखते हैं तो उसकी प्रभावशीलता थोड़ी कम हो जाती है। तो तथ्य देने बहुत जरूरी हैं। तो जैसा कि आपके सामने स्लाइड में लिखा हुआ है कि वस्तुतः 1900 से लेकर 1946 के बीच प्रति व्यक्ति आय में भारत में कोई वृद्धि नहीं हुई, है ना। हालांकि 1929 से पहले 3 दशकों तक दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी निर्यात अधिशेष दर्ज करने वाली अर्थव्यवस्था
भारत थी। निर्यात अधिशेष का मतलब है ट्रेड बैलेंस जो था वो भारत का, वो धनात्मक रहना, पक्ष में रहना, यानी निर्यात ज्यादा हो रहे थे, आयात कम हो रहे थे, इस वजह से पैसा बच रहा था घर में। तो 1929 से पहले 3 दशकों यानी कि 30 साल तक लगभग जो भारत की स्थिति इस तरह की स्ट्रांग रही थी, उसी को उन्होंने 1900 से लेके, मतलब समझ लीजिए आप 1929 के बाद से और आजादी तक इतने ही कम वर्षों में उन्होंने भारत को जर्जर हालात में पहुंचा दिया कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि ही नहीं हुई। उसके बाद कुछ आंकड़े वे दिए हुए हैं कि ऑर्डिनरी पीपल डाइड लाइक फ्लाइज, यानी मक्खियों की तरह साधारण लोग मर जाया करते थे। किस वजह से? कुपोषण के शिकार और बीमारियों की वजह से। खाना प्रॉपर मिलता नहीं था, पेट भरता नहीं था, इस वजह से कुपोषित बच्चे पैदा होते थे, और इस तरह की हैजा और डिप्थीरिया जैसी बीमारियां जो गंदगी की वजह से भी फैलती थी, उनसे भी बहुत सारे लोग मक्खियों की तरह मर जाते थे। इट इज शॉकिंग दैट इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वाज जस्ट 22 years इन 1911। 1911 में भारत में जीवन प्रत्याशा केवल मात्र 22 वर्ष थी, है ना। वो किस वजह से? क्योंकि मृत्यु दरें बहुत ज्यादा थी, एडल्ट मृत्यु दरें भी ज्यादा थी, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा थी। शिशु मृत्यु दर, जन्म के समय या 5 साल तक के शिशु जो मर जाते हैं, वो शिशु मृत्यु दर होती है, वो भी बहुत ज्यादा थी। तो इतनी दयनीय स्थिति थी, अमानवीय हालात थे कि पूर्ण जीवन प्रत्याशा ही केवल 22 वर्ष थी। The most telling index, however, is food grain availability, because the purchasing power of ordinary Indians was being squeezed by high taxes. मतलब इतने कर लाद दिए गए थे भारतीय जनता पर तरह तरह के, कि उनकी जो क्रय शक्ति थी वही कम हो गई। इसको आप ऐसे समझ लो कि हाथ में मान लीजिए 100 रुपए हैं आपके, और उस पे 60 रुपए टैक्स लगा दिया जाए, तो जो बच गया 40 रुपए, केवल मात्र आपकी परचेजिंग पावर वो 40 रुपए है, क्योंकि 60 रुपए तो गवर्नमेंट ने विभिन्न टैक्सेस के रूप में आपके हाथ से छीन लिए। तो परचेजिंग पावर उस समय ब्रिटिशर्स की टैक्स नीति की वजह से भारतीयों की बहुत कम हो गई थी। इस वजह से वो कुपोषण के शिकार थे, यहाँ तक कि ढंग से खा पी भी नहीं पा रहे थे। तो इसमें एक आंकड़ा दिया हुआ है, द पर कैपिटा एनुअल कंजप्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वेंट डाउन फ्रॉम 200 kg in 1900 to 157 kg on the eve of वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1929-30 के आसपास हम मान लेते हैं। तो उस दौरान जो प्रति व्यक्ति फूड ग्रेन का उपभोग था, वो 200 केजी जो 1900 में था, उससे घटकर 157 केजी हो गया, और फर्दर आगे और गिरता हुआ 137 केजी पर हेड, यानी प्रति व्यक्ति केवल 137 किलोग्राम रह गया। तो एनुअल कंजप्शन है, ये पूरे साल का कंजप्शन है प्रति व्यक्ति अनाज का उपभोग, जो कि गिरता ही गया। यानी कि 1900 से लेकर आजादी तक आते आते भारत में लोग ज्यादा भूखमरी के शिकार होने लगे। तो दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत के 6 कारण बताए हैं। इन पे कुछ कुछ चर्चा हम बीच बीच में कोई कोई पॉइंट्स आता जा रहा है, उस पे हम करते गए हैं। जैसे कि यहाँ की जो ब्रिटिश सरकार ने सेना और ये सब सुरक्षा के अधिकारी लगा रखे थे, उन सब का तनख्वाह हम दे रहे थे, है ना। और भारत में विदेशी नियम और प्रशासन पे जितना भी खर्चा आ रहा था, वो सब हम ही टैक्स के रूप में पे कर रहे थे। भारत अंदर और बाहर दोनों क्षेत्रों के जो ब्रिटेन के लिए जो निर्माण कार्य किए जाते थे, उसका बोझ भी भारत ही उठा रहा था। यानी कि हर तरफ से जो है भारत को खोखला करने में ब्रिटिशर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी, और इस तरीके से भारत से जो भी पैसा उन्होंने कमाया वह भारत में लगाने का प्रयास नहीं किया। यानी भारत में कुछ भी निवेश करने की उनकी नीति नहीं रहती थी। वे केवल उन्हीं
संसाधनों में निवेश करते थे जो उनकी साम्राज्यवादी नीतियों को लाभ पहुंचाती थी। जैसे उन्होंने बंदरगाह बनाए तो वहां से कच्चा माल ले जाने की सुविधा मिली उनको, इसलिए बनाए। उन्होंने रेल यातायात पे ध्यान दिया तो वो इसलिए कि वो सामान जो कच्चा गांव और सुदूर इलाकों से, ग्रामीण इलाकों से भारत के उठाते थे, तो वो रेल परिवहन सुविधा की उनको जरूरत पड़ी, इसलिए उन्होंने उसमें निवेश किया। और उद्योग भी वही वही बनाए जिसमें, जैसे स्टील उद्योग में ब्रिटेन बहुत माहिर है, कच्चा माल उनको यहाँ से आयरन और मिलता था, तो वो ही उसी से संबंधित उद्योग उन्होंने लगाए। इस तरीके से भारत की स्थिति, जर्जर स्थिति के लिए ब्रिटेन पूर्णतया जिम्मेदार था। धन निष्कासन के दुष्परिणाम, अर्थव्यवस्था पर पड़े। फटाफट मैं पॉइंट्स पढ़ देती हूँ। धन के निष्कासन के परिणाम स्वरूप भारत में पूंजी संचय नहीं हो सका, जिससे औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। हमारा जीवन स्तर नीचे गिरता चला गया, गरीबी बढ़ती चली गई, जनता पर करों का बोझ अत्यधिक लाद दिया गया, कुटीर उद्योगों का नाश हुआ, क्योंकि औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति की वजह से उन्होंने अपने निर्मित माल यहाँ भारतीय बाजारों में लाकर बेचने शुरू कर दिए, जो कि उनसे जो हस्त निर्मित जो उत्पाद थे उनसे अच्छे नजर आते थे और उनसे ज्यादा लोग आकर्षित होते थे, इसलिए वो बिकने लग गए। तो कुटीर उद्योग धंधों पर बुरा प्रभाव पड़ा। राजनीतिक प्रभाव, समाज व संस्कृति पर प्रभाव, और ये धन निष्कासन के चरण जो आपको दे रखे हैं, मैं ये सोची थी इस क्लास में सबमिट कर दूं इसको पूरा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हम राजनीतिक प्रभाव और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव देख के आज की क्लास खत्म करेंगे। राजनीतिक प्रभाव में इन्होंने, विचारकों ने लिखा है कि धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के बीच अंतर विरोध को इन विचारकों ने पहचाना। यानी कि साम्राज्यवादी नीति का जहर जो ये लोग फैलाते जा रहे थे भारतीय समाज में, इस वजह से राष्ट्रवादी नीति का उदय हुआ। यानी कुछ विचारकों ने इस चीज को पहचाना और अपने देश के भले की बात करते हुए इन्होंने राष्ट्रवाद का नारा बुलंद किया, और इस तरीके से उपनिवेशवाद के खिलाफ लोग खड़े हुए, और अंततः एक लंबे संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली। तो जब राष्ट्रवाद का नारा प्रबल हुआ तो लोगों को समझ आई और लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने की उनको प्रतिज्ञा दिलाई गई। तो इस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन की नींव पड़ी, देख लीजिए। इसे इस रूप में आप स्पष्ट कर सकते हैं। समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा कि भारतीय समाज जो एक अपनी तरह का एक अनूठा ही समाज था, उन पर इन अंग्रेजों का सांस्कृतिक प्रभाव बहुत ही विपरीत पड़ा। इनकी कल्चर हमारी कल्चर से जो बिल्कुल दिन और रात का जो अंतर था, धीरे धीरे हमारी नसों में जहर बनकर इनकी कल्चर दौड़ने लगी, और आज तक हम उससे पार नहीं पा पाए हैं। भारत के लोगों के जीवन स्तर की जहाँ तक बात है, धन के निष्कासन की वजह से हमारा जीवन स्तर घटा, नीचा हुआ, और हमारी क्रय क्षमता में ह्रास हुआ, और जीवन प्रत्याशा भी हमारी घट गई, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा जनसंख्या का भाग कुपोषण का शिकार हुआ। तो इस तरीके से जो धन निष्कासन का सिद्धांत है उसके ये आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़े। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे इसको नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।